सभी सम्मानित अतिथियों का आज पुनः फुलवारी में चर्चा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 13 जुलाई को बारिश और धूप के मिक्स मौसम में हम लोग 13वां एपिसोड है ये फुलवारी का, इसमें हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। आज अर्चना पेन्यूली जी की पुस्तक पर चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम मैं अर्चना जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आके अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। अर्चना पेन्यूली जी के बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। अर्चना जी विश्व प्रसिद्ध लेखिका हैं। फुलवारी का ये सौभाग्य है कि आज आप यहाँ चर्चा के लिए उपस्थित हैं। आपके उपन्यासों में परिवर्तन, पॉल की तीर्थ यात्रा, केराली मसाज पार्लर, अलकनंदा सुत, वेयर डू आई बिलोंग, जिस पे आज चर्चा होगी। आपकी कहानी संग्रह में हाईवे, E47, कितनी माएँ हैं मेरी, प्रवासी साहित्य श्रृंखला इत्यादि, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। आपने डेनिश लेखकों के अनुवाद भी किए हैं। वेयर डू आई बिलोंग का आपने इंग्लिश में भी अनुवाद किया है। केराली मसाज पार्लर का 3-4 भाषाओं में आपने अनुवाद किया है। आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार, फेमिना सर्वे, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, इंडियन कल्चरल एसोसिएशन का प्रेमचंद पुरस्कार, डेनमार्क के इंटरनेशनल स्कूल में आप अध्यापन का कार्य भी करती हैं और हिंदी प्रचार प्रसार में आपकी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अग्रणी भूमिका है। तो आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ साथ मैं उनका भी नाम लेना चाहती हूँ, सुधा थपलियाल जी का, क्योंकि मैम की वजह से ही आज अर्चना मैम यहाँ आई हैं, क्योंकि मैम ने इनकी पुस्तकें हम लोगों को दी, हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आपने बताया कि मैम यहाँ आ रही हैं जुलाई में और तब ये पॉसिबल हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द सूत्रधार इन द होल थिंग। और अब आज जो हमारे साथ डिस्कसेंट हैं डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, ये हम सब लोगों की बड़ी दीदी हैं, फुलवारी की दीदी हैं और आप शुरू से फुलवारी के साथ रही हैं। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिलता है। मैं अनिल रतूड़ी जी से कहूँगी आपका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आप कानपुर में, आपका जन्म स्थान कानपुर में है लेकिन आपकी कर्म भूमि उत्तराखंड है और आपका मतलब बहुत ही महिला सशक्तिकरण की एक पर्याय है आप अपने आप में। आपने MA संस्कृत और हिंदी में किया है, PhD डीलिट की हुई है। आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य हैं। आप संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं और बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है लेकिन आप सब जानते हैं, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर सुधा रानी जी फुलवारी की संरक्षक के रूप में हम लोगों के साथ हैं। पहले एपिसोड से ही आपका हमेशा सपोर्ट मिला। पहला एपिसोड आपकी विजयिनी की पे ही चर्चा से शुरू हुआ था। आपकी लघु नाटिका है विजयिनी, उसी से हम लोगों ने फुलवारी की शुरुआत की थी। तो पुनः मैम आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद आज के डिस्कसेंट बनने के लिए। और अब मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी, मुख्य आयोजक फुलवारी के, अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा प्रारंभ करेंगे। देवियों सज्जनों, आज जिस पुस्तक पर हम लोग अगले लगभग 35-40 मिनट हम और डॉक्टर आदरणीय सुधा रानी जी, लेखक आदरणीय अर्चना पेन्यूली जी से कुछ चर्चा करेंगे। हमारा फॉर्मेट जो हमेशा रहा है वो करीब आधे घंटे 35 मिनट हम लोग सवाल जवाब कुछ चर्चा करते हैं, उसके पश्चात हाउस के लिए खोल देते हैं ताकि आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकार, साहित्य प्रेमी जो भी कोई अपने ऑब्जर्वेशन, प्रश्न या वार्ता लेखक से करना चाहें उसके लिए फिर अग्रिम समय रहेगा। पुस्तक जैसा अभी राधा जी ने बताया, वेयर डू आई बिलोंग, यद्यपि ये हिंदी में लिखी हुई है लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि उसका जो शीर्षक है वो अंग्रेजी में है। उपन्यास है और इसके प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ का ये दूसरा संस्करण 2013 में निकला है, जो आपके समक्ष ये
पुस्तक है। मुझे ये बताया गया कि आपने शायद 2003 में ये पहला संस्करण कब निकला होगा? 2009 में पहला संस्करण निकला है। ये 394 पृष्ठ का उपन्यास है और अमेज़न पर भी उपलब्ध है। इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद ये पुस्तक ना पढ़ी हो, ब्लर्ब में पुस्तक के दिया गया है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। अर्चना पैन्योली विस्थापन, प्रवास, संस्कृति भेद, आधुनिकता और पारंपरिक जीवन मूल्यों के विविध प्रश्नों के उत्तर अपनी रचनाओं में तलाशती रहती हैं। वेयर डू आई बिलोंग उपन्यास अर्चना पैन्योली की इस रचनात्मक वृत्ति का सुखद विस्तार है। यह उपन्यास एक भारतीय अप्रवासी वंशज रीना के केंद्र में रखकर रचा गया है। डेनमार्क में रहने वाली रीना जेनेटिक इंजीनियरिंग की छात्रा है और दुनिया के विषय में व्याप्त धारणाओं की था लगाना चाहती है। इस क्रम में वह भारत आकर अपने पूर्वजों के देश से परिचित होती है। रीना आत्मीयता, अंतरंगता और आत्मस्वीकृति के कई आयाम देखती है। अर्चना के शब्दों में प्रेम चाहे कितना ही असीम व अनंत क्यों ना हो, ये कोट है जो पुस्तक के उपन्यास से ही है। प्रेम चाहे कितना ही असीम व अनंत क्यों ना हो, सब कुछ जीत नहीं सकता। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए मन की भावनाओं के अलावा कई अन्य तथ्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं, उपेक्षित नहीं किया जा सकता। उपन्यास संस्कृतियों के संघर्ष की कहानी अपनी तरह से विकसित करता है। अर्चना पैन्योली की स्पष्ट व पारदर्शी सामाजिक दृष्टि वेयर डू आई बिलोंग की ताकत है। कथा वस्तु, चरित्र और वर्णन शैली की विशिष्टता इस उपन्यास की उपलब्धि है। कुछ मैं पंक्तियाँ जो लेखक ने खुद लिखी हैं अपने पाठकों से, उन्होंने शुरू में जो कहा है वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा। इस उपन्यास की संकल्पना मैंने 2001 में कर ली थी। 2002 तक इसका पहला पांडुलेख लिखा जा चुका था। तब तक डेनमार्क में रहते हुए मुझे 5 वर्ष के करीब हो गए थे। सभी को अपनी जगह व अपने देश से अगाध प्रेम होता है, मगर जब इंसान वहाँ विद्यमान अथवा उपजी मुसीबतों को अत्यंत कठोर पाता है तो वहाँ से पलायन करना चाहता है। उत्तराखंड के संदर्भ में तो ये मेरे ख्याल से जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। एक बेहतर एवं सुरक्षित गंतव्य की ओर, कभी अज्ञात राहों की खोज की जिजीविषा, नई अनजानी जगह जाकर जीवन जीने की लिप्सा, दौलत कमाने की आकांक्षा व एक अधिक अच्छी जिंदगी की अभिलाषा इंसान को अपना नीड़ छोड़कर उड़ान भरने को प्रेरित करती है। मगर अपने नए परिवेश से वह कितना सामंजस्य स्थापित कर पाता है, अपने संस्कार व मूल्य जिन्हें लेकर वह बड़ा होता है उन्हें वह कितना छोड़ पाता है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है लेखक ने अपने पाठकों से, जो उन्होंने प्रथम जो अध्याय लिखा है, सभी एशियाई, ये हम लोग यहाँ सभी अवगत हैं कि मेरे ख्याल से संसार में सबसे बड़ा डायस्पोरा जो प्रवासी भारतीय हैं, दुनिया में किसी भी देश के जो लोग अपने देश से बाहर रहते हैं उनके संख्या में भारत नंबर 1 है विश्व में। लगभग 5 करोड़ के करीब लोग हमारे सारे देश दुनिया में रह रहे हैं अपने देश से बाहर। 5 करोड़ का मतलब है लगभग फ्रांस की आबादी, मतलब इतने लोग हमारे देश से बाहर रह रहे हैं। और यह भी एक बड़ी कमाल की बात है कि यद्यपि हर देश अपनी संस्कृति, जो भी वासी होता है और विदेश में रहता है, वो अपनी संस्कृति जो कहीं ना कहीं उसका वह एक तरीके से उसका क्रीचर है या क्रिएशन है, जो भी कहिए। लेकिन भारतीयों में सबसे ज़्यादा ये है कि वो कहीं भी रहेंगे तो वो उनकी संस्कृति चाहे अनचाहे वो सबसे अधिक रहती है। सभी एशियाई देशों के नागरिकों की तुलना में भारतवासी ऐसे हैं
जो अपनी नई दुनिया की धारा में सरलता से घुल मिल जाते हैं, साथ ही अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन इसलिए है क्योंकि आज के जो प्रसंग में अगर जो हम देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की संस्कृतियाँ ऐसी हैं कि जब वो प्रवासी बाहर जाते हैं तो दूसरे देश सतर्क हो जाते हैं। लेकिन भारत के गरीब देश की छवि होने के बावजूद अब आज के प्रसंग में भारतीयों का सामान्य तौर पर उनसे कोई खतरा महसूस नहीं करता है। वो हर जगह एक प्रकार से अहिंसक तरीके से घुल मिल जाते हैं वहाँ की संस्कृति में। तो जहाँ एक और वो दूसरी संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, वहीं उनकी अपनी संस्कृति भी एक विशिष्ट तरीके से वो जिंदी रहती है उनमें। ये एक बहुत अच्छी पंक्ति लेखक ने लिखी है। रीना जो इसमें मुख्य पात्र है, यह सब सिर्फ एक नायक या एक नायिका के लेकर संभव नहीं था। रीना को मुख्य नायिका रखते हुए मैंने अन्य चरित्रों की परिकल्पना की। मैं आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी रोड पे आदमी जा रहा है, उसकी कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। वो अपनी कहानी बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसके अंदर वो चीज़ है नहीं तो कहानी तो सबकी है। लेखक के अंदर कुछ प्रतिभा है, तब वो न केवल दूसरे की ऑब्जर्वेशन करते हैं पर लिखती हैं। और लिख के उसमें और भी कमाल की बात यह है कि जब कोई, एक तो यह है कि कोई कहानी लिखे और उस कहानी को लिख के उसकी भावनात्मक अंश को लोग पढ़ें, पाठक पढ़ें, लेकिन जो गहन किताब है और लेखक जिसको मैं कहूँगा उसमें शिल्प और स्किल है, वो है कि जो मुख्य विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो एक प्रकार से डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को पात्रों और कहानी की कथानक में इस तरीके से घोल मेल के डालें कि एक सामान्य पढ़ने वाले को तो खाली वो एक सामान्य भावनात्मक कहानी लगेगी, लेकिन जितना इनिशिएटेड पाठक होगा साहित्य में, वो उस डिज़ाइन को ढूंढेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें मैंने आगे देखा है और आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें बहुत अच्छे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इसमें, आपके घटनाक्रम जितने हैं इसमें जो अंत में जुड़ते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो सब जुड़ जाते हैं। तो एक बहुत ही मंझे हुए लेखक का उपन्यास है ये। मैं इस इंट्रोडक्शन के साथ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो चर्चा को कृपया आगे बढ़ाएं। आभार। सबसे पहले तो अर्चना जी का स्वागत अपने घर में, और ये संयोग है कि कानपुर और एमकेपी कॉलेज हम लोग का एक बुरा, और ये भी संयोग कि हम आज पहली बार अर्चना से मिले। मैंने सरोजी का अर्चना कहा है वो मुझे, किंतु लेखन के नाते इनसे बहुत दिन से परिचित हैं। सारी पुस्तकें, परिवर्तन उपन्यास जो पहला उपन्यास था, बहुत बड़ा उपन्यास है, उस पर उन्होंने लिखा, तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि पहली बात ये कि प्रवासी लेखकों की पहली पीढ़ी के लेखिका हैं ये, और डेनमार्क में अकेली हिंदी लेखिका हैं। तो इसलिए जो इस नाते प्रवासी हिंदी लेखन का एक बहुत बड़ा, कुसुम बैठी हैं, एक बहुत बड़ा समुदाय है। और ये भी विशिष्ट बात है, उसमें महिलाएं की संख्या ज़्यादा है। ब्रिटेन में, सभी देशों में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। लंदन में पुरुष लेखक भी हैं परंतु महिलाएं। इससे पहले मैं किताब पढ़ूँ 2-3 बेसिक सवाल पूछूंगी महिला लेखन, और उसके बारे में फिर उसका किताब। एक आज स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श की तरह ये नारी विमर्श करके एक नारा उभरा है, और प्रायः लगातार कहते हैं महिला स्वतंत्र सत्ता है, उसे एक खांची में बैठ कर कैद में बांध कर नहीं रखना चाहिए। आप इस मामले में क्या कहती हैं कि वो स्वतंत्र अस्तित्व के साथ लिख रही है, लेखक है, महिला विमर्श का एक जो बढ़ का आ रहा है, उसमें आप क्या समझती हैं? महिला विमर्श के काफ़ी, मेरी समझ से कई पहलू है, कई विमर्श है। और आज जो मैं समझ रही हूँ कि जो मैं डेनमार्क में देखती हूँ, और तो वहाँ पर जो मैंने महसूस किया कि
मतलब जो वहाँ काफ़ी महिलाएं अकेली हैं। पूरे उपन्यास में हाँ, आया वो है। काफ़ी महिलाएं अकेली है और मुझे ये भी महसूस हुआ कि मतलब हमारे मातृत्व के लिए दाम्पत्य ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर देश में मतलब महिलाओं के ऊपर बात होती, महिलाएं विमर्श है, क्योंकि जो महिलाओं के साथ पहलू है वो बुनियादी है हर देश में। चाहे मतलब महिला को देखो कि आप जो है ये छोटे कपड़े क्यों पहन रही, अगर उसके साथ बलात्कार हो रहे तो उसी को दोषी, विक्टिम को ही दोषी दिया जा रहा है। तो महिलाओं के साथ जो पहलू जो जुड़े हैं वो बहुत बुनियादी है। तो इसलिए हर देश में महिला विमर्शों की चर्चा होती है। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष समस्याओं से अछूते हैं, उनके भी अपने संघर्ष है, पर उनके साथ जो समस्याएं हैं वो बुनियादी नहीं है। महिलाओं के लिए एक ग्लास सीलिंग की बात आती है, जैसे ये पश्चिम में ये एक फ्रेज़ है, ग्लास सीलिंग, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो है। और अब कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स सबसे विकसित देश है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई, बहुत प्रयास के बावजूद। तो जो आप कह रही हैं वो विश्वव्यापी समस्या है। हम आपसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो मुख्य जो हमने इस बात को महसूस किया कि आपके उपन्यास में अगर जो हम कहें मुख्य थीम जो है वो एक प्रकार से, यद्यपि वो है तो प्रवासी भारतीय की, लेकिन वो अगर जो हम देखें तो देशव्यापी, विश्वव्यापी जो भी कोई अपने देश को छोड़ के जाता है, अधिक ये समस्या भारतीयों की ज़्यादा है क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है। लेकिन अगर जो प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति मानव की, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो, डेनमार्क में हो, अफ्रीका में हो या कहीं फार ईस्ट में हो, भारत में हो, मानव सब की प्रकृति एक ही है, भावनाएं एक ही हैं। संस्कृति में फर्क है, संस्कृति में फर्क है। और संस्कृति का अगर जो हम देखें तो वो एक कृत्रिम है, बाद में बनाई हुई, कोई स्वाभाविक चीज़ तो है नहीं, एक सोशल चीज़ है, सामाजिक चीज़ है, जो किसी एक भूगोल में किसी एक समूह का दशकों या मिलेनियम्स का जो अनुभव है, उसके आधार पर जो सभ्यता निकलती है, उसके आधार पर आपकी संस्कृति बनती है, जो धीरे धीरे इस प्रकार से घर कर जाती है आपके भीतर कि वो कहाँ प्रकृति को भी मात करने लग जाती है। हर आदमी को भूख लगती है, ये तो प्रकृति की बात है, लेकिन वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा ये संस्कृति की बात है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ कोई चीज़, आप साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, वहाँ इंसेक्ट्स की एक दुकान लगती है, दुकान जिंदा खाते हैं। तो अब वो संस्कृति है, वो संस्कृति है। यहाँ अगर जो भारतीय को आप दे लेंगे तो शायद उसको वो वॉमिट करने लग जाएगा। अब जब ये वॉमिटिंग वाला जो पार्ट है, ये कोई प्रकृति तो है नहीं, ये लर्न्ड बिहेवियर है, ये संस्कृति से आया। तो प्रकृति और संस्कृति, प्रकृति तो एक है, संस्कृति का जो मानव पर जो होल्ड है वो इतना भीषण है कि उसके थ्रू वो सारी अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, चाहे वो उसके अपने लुक्स के बारे में हो, नस्ल के बारे में हो, अपने आस्थाओं के बारे में हो, अपने मूल्यों के बारे में हो, अपनी भाषा के बारे में हो, अपने परिधान के बारे में हो, अपने भोजन खाने या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब उसका एक प्रोडक्ट है और उससे वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। तो आपका जो इसमें मूल जो थीम है, वेयर डू आई बिलोंग, ये मानव के लिए एक सीमा के बाद धन कमाना, अपने जो भौतिक सुख हैं उनको भी प्राप्त करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भूख और उसके आगे तो कुछ नहीं है। लेकिन ये सब प्राप्त करने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आदमी का, मनुष्य का अपना जो संतोष है अपनी इमेज के बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं उस अनुरूप रह रहा हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ, अपने मूल्यों से। तो ये जो प्रकृति और संस्कृति से निकलने के बाद जो एक आइडेंटिटी है, वेयर डू आई बिलोंग,
उसमें डेनमार्क में भारतीय समाज, ये शांडिल्य साहब जो हैं, उनके 3 पुश्त वहाँ हो गई हैं। वो सीधा वहाँ जाते हैं, पहले एक तरीके से ब्लू कॉलर वर्कर हैं वो, है ना, और फिर उनकी जो औलाद होती है वो वाइट कॉलर हो जाती है, और फिर उनके भी 3rd जनरेशन जो होती है, लेकिन वो अपनी संस्कृति लेके चलते हैं। और बीच में जो ये एक मैं कहूँगा असमंजस की स्थिति है, उससे निकलकर जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ये अगर जो हम थीम कहें तो क्या अपनी संस्कृति की जो सीमाएं हैं, क्या उन सीमाओं से मानव बाहर निकलकर अपने आप को एक प्रकार से संतुष्ट जीवन बिता सकता है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो इसमें आपने डाला है, उस पर थोड़ा आपका विचार सुनना चाहेंगे। जी धन्यवाद। मैंने रतूड़ी जी का जो आरंभिक भाषण है वो भी सुना, तो मैं यहाँ पर 2-3 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगी कि जो मैंने पाया, मैं 27 सालों से डेनमार्क में रह रही हूँ, कि इंडियन डायस्पोरा जो आपने कहा वो सबसे बड़ा डायस्पोरा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के हर तबके लोग बाहर जाते हैं, मजदूर वर्ग भी जाते हैं, तो एकेडमिशियन भी जाते हैं, शिक्षाविद भी जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, काफ़ी बड़ा डायस्पोरा है, हर तबके लोग हैं। मैंने ये पाया कि हमारी जो जिसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो इतनी विराट है, वो इतनी गहरी है, हम उसको आसानी से झटक नहीं सकते। वहाँ पर कुछ भारतीय अपने जड़ों से इतने अधिक जुड़े हैं, कई मायनों में वो अधिक भारतीय हैं जो भारतवासी भारत में रहते हैं। तो इसलिए अब आई है, हम जिस परिवेश में रहते हैं हम उसको नकार बिल्कुल नहीं सकते। मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग होता है, बाहर डेनिश भाषा है। तो हमें जो हम लोग हैं, चलो मैं तो पहली पीढ़ी से आई और मैंने तो हिंदी को अपना लिया और हिंदी से जुड़ी हूँ, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं जो वहीं पले बड़े, वो उनको 3 प्रकार की संस्कृतियों से जूझना पड़ रहा है। एक तो उनके घर की संस्कृति, एक उनकी बाहर जो संस्कृति है परिवेश में, और जो इन 2 संस्कृतियों से मिलकर जो एक हाइब्रिड कल्चर पैदा हो जाता है, उससे उनकी जूझ। तो वहाँ जैसे रीना है, वो 3 प्रकार की संस्कृतियों से जूझ रही है। और मुझे बहुत ही आई फील वेरी प्राउड कि हमारी संस्कृति को विदेशों में बहुत अधिक सराहा जाता है। हमारा भारतीय भोजन, हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति और योगा और IT प्रोफेशनल्स, बहुत कुछ है भारत के पास विश्व को देने के लिए। बस एक चीज़ बाहर के लोग हमारी पसंद नहीं करते। कईयों ने मुझे कहा कि अर्चना तुम्हारा सब कुछ हमें पसंद आता है पर जाति प्रथा नहीं पसंद आती। इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ बंद कर कि सारे विदेशी साहित्य में, सारे प्रवासी साहित्य में इस किताब में भी एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया है कि अपनी ज़मीन का भी स्मृतियाँ हैं और वहाँ रहने की मजबूरी है। और जैसे कि श्यामाचरण दुबे ने एक इसी प्रवासी भारतीयों के बारे में लिखा, वो लिखते हैं कि जो ये वो लोग हैं जो विदेशों में भारत में विदेशी जीवन शैली मूल्यों के साथ जीते हैं। उनकी जड़ें भारतीय परंपरा में ही नहीं होती, साथ ही उनका पश्चिमीकरण सतही होता है। फिर भी प्रवासी हिंदी साहित्य भारतीय देशों में हिंदी और भारतीय संस्कृति की पहचान है। क्योंकि कश्मसाहट सभी पात्रों में है कि वो रह तो वहाँ रहे हैं, जी भी रहे हैं, हम तो किस तरीके से वही जिसमें वेयर डू आई बिलोंग की बात आ गई कि समाहित भी हैं, वहाँ रहते तो वहाँ होते हैं, भारत में आते तो भारत की जड़ों को नहीं छोड़ पाते। सारी प्रवासी भारतीय साहित्य में, आपका ही साहित्य नहीं सभी में भी वो चीज़ इसमें भी हर पात्र में मुझे लगती है कि जो भारतीय पात्र हैं वो कैसे उससे मुक्त होना चाहते हैं, फिर उन्हें अपना देश याद आता है, फिर लौटते हैं, फिर जाते हैं। नई पीढ़ी तो एडजस्ट कर रही है, पर पुरानी पीढ़ी शांडिल परिवार, शर्मा परिवार जो गया, उनके सामने बड़ी बेचैनी है एकदम। यहाँ एक पात्र तो फिर आखिरकार फिर लौट जाता है, परिवार भेज देते हैं, उनके बच्चे गैरेज में संभाल रखते हैं। इस प्रकार जो, और दूसरी जिन परिस्थितियों में गए कि भारत में जो काम करना में शर्म महसूस करते, वो वहाँ वो जाकर वो भी कर ले रहे हैं, और यहाँ आकर घर से कहते हैं हम तो फला जगह रहना है। ये वाली बात जो एक
जो पढ़े लिखा गया, इंजीनियर्स गए, वो सब की बात अलग है, परंतु बहुत बड़ा वर्ग जो इस रूप में जा रहा है, जिसे नौकरी की ज़रूरत है, अपने अस्तित्व की ज़रूरत है, उनके। और तीसरी बात अभी मैं उपन्यास पाऊंगी कि बेमेल विवाह, संतान की उत्पत्ति, उन बच्चों का अस्तित्व की जो स्थिति अभी पेज के हिसाब से मैं उस पर पढ़ूंगी किताब में, जो उस अवांछित बच्चों का जो जन्म होता है, उनकी चाहे आज़ाद जिंदगी है, चाहे विवाहित जिंदगी है, इस प्रकार का बिखराव जो भारतीयों में विदेशों में जो भी हुआ है, एकदम वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह आपने काफ़ी सही कहा, कसमकस रहती है, क्योंकि जब हम कुछ पाते हैं तो बहुत कुछ खोते भी हैं। और मैं दूर क्यों जाऊंगी, हम 27 सालों से डेनमार्क में रह रहे हैं और मेरे पति की नौकरी की वजह से ही हम वहाँ गए। वो कहते हैं मैं तो रिटायरमेंट के बाद अपने भारत लौटूंगा। हाँ, वो भी कहते हैं मैं तो अपना इंडिया लौटूंगा। तो ये, और काफ़ी लोग लौट भी जाते हैं। हाँ, लौटते भी हैं। मैंने ये भी देखा, लौट कर वापस भी आ गए हैं। और मैं, जैसे इसकी पात्र रीना फिर लौट जाती है। मैं ये कहूँगी कि मतलब मुझे भारत से बहुत लगाव है, ये मेरा, और ख़ासकर देहरादून से, ये मेरा मूल शहर है। मैंने एक असम में यहाँ आने से पहले एक छोटी सी स्पीच भी तैयार की थी, तो बाद में पढ़ूँगी। लेकिन मुझे डेनमार्क में 27 साल रहते हुए मैंने वहाँ अध्यापन किया, वहाँ लेखन किया, वहाँ के मैं समाज से जुड़ी, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मुझे डेनमार्क से भी उतना ही लगाव है। लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है। वहाँ जाकर मेरे लेखन को एक नया फलक मिला। मुझे वहाँ जाकर अपने भारत को पहचानने में और सहूलियत हुई। और जब मैंने डैनिश सीखी तो हिंदी के प्रति मेरा और लगाव बढ़ा। बहुत बड़ी बात है। जब मैंने डैनिश सीखी, मैंने कहा क्या ये सारे यूरोपियन देश किस में लिखते हैं, रोमन में, लिपि में। और इतनी, मतलब उनका जो शब्दकोश है बहुत बड़ा नहीं है। अब मैंने एक सेंटेंस जो है 4 डैनिश लोगों को अलग एक सेंटेंस लिखने को कहा कि ये सेंटेंस लिखो। 4 लोगों को कहा कि याई एल्स्कर मीटलैंड। 4 डैनिश लोगों ने एक जैसा लिखा। फिर मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, मैंने एक साधारण सा 4 अपने हिंदुस्तानियों को लिख दिया, सब ने अलग अलग तरीके से लिखा। तो यह हमारी भाषा की खूबी है। इतना बड़ा शब्दकोश है, कितने ज़्यादा प्रायवाची शब्द है, अपनी विशिष्ट लिपि है। और थोड़ा सा अफसोस होता है कि उसको इतनी महत्ता नहीं मिली जितनी चाइनीज़, इवन अरबी भाषा को मिली है विदेशों में। अभी हिंदी को उतनी महत्ता नहीं मिल पाई है। आपने भारतीय संस्कृति से अपना प्रेम, और एक भारतीय के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर जब आप बाहर गईं, तो आपने अपने आप को और अपने देश को एक दूसरे नज़रिए से पहली बार देखना, ये जाहिर है मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि आज से करीब 45-50 साल पहले मुझे स्टूडेंट्स टाइम में मैं खेलने भारतीय टीम से, रोलर हॉकी की टीम में बाहर गया था पहली बार। देश में हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि हम भारतीय हैं, क्योंकि यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन जब वहाँ 7-8 लोग, हम केवल वो टीम जो भारत की टीम है, और वहाँ हज़ारों आदमी देख रहे हैं आपको, और इंस्पेक्टर कोटा राज के दिनों में जब भारत की हमारी कमीज़ हो, शॉर्ट्स हो या खेल, हर चीज़ दोयाम दर्जे की उस ज़माने में थी। तो और बगल में बेल्जियम की टीम खड़ी है, और उनका सारा इक्विपमेंट देखकर हमारा मनोबल अपने आप ही ख़त्म हो गया। लेकिन जब राष्ट्रीय गान बजा भारत का, तो हमें महसूस हुआ कि ये सारे हज़ारों में भारतीय केवल हम हैं। हमारे रोंगटे खड़े हो गए और लगा कि भारतीय हैं हम, और यहाँ ये भारत के हम ही एम्बेसडर हैं, और हम ही। तो ये एक जो आप कह रही हैं, ये वैसे तो हर भारतीय को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, और किसी भी देश को अपने नागरिक को अपनी संस्कृति पर होना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति, अभी आपने डेनमार्क और उनकी भाषा, हमारे शब्दकोश की आपने बात करी, तो उसमें आप क्योंकि डेनमार्क में रहती हैं, आप जानती हैं कि वाइकिंग्स जो हैं वो
ग्रेट ब्रिटेन को इन्वेड करते थे और उनको जंगली कहा जाता था। बिल्कुल जंगली होते थे, उनसे डरते थे। बल्कि रोमन्स ने वहाँ हेड्रियन वॉल बनाई इंग्लैंड में ताकि वो उत्तर से उनको ना कर पाएं। और करीब उनकी भाषा जो लिपि है वो तो रोमन ही है, लेकिन भाषा भी उनकी लगभग 1000 साल से ऊपर की नहीं है। और हमारी जो संस्कृति है वो तो हजारों साल पुरानी है। तो जाहिर है कि हिंदी तो खैर संस्कृत से और उससे निकली हुई है। तो एक तो हमारी संस्कृति की गहराई, उसकी जो मैं कहूँगा रिचनेस है, वो तो बात सही है और हम भारतीय हैं तो हमें गर्व भी है। एक तो वो आदर्श है, लेकिन एक उसकी व्यवहारिक जो असल में हम लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं, दो में फर्क है। एक तो हमारी वैदिक उपनिषादिक जो हमारी जो संस्कृति है वो है, और एक जो हमारा व्यवहार में असल में हम उस संस्कृति को कर रहे हैं। तो जब आपने इस पुस्तक में, इस उपन्यास में, अपनी कहानी में आपने जो दिखाए हैं चरित्र, उसमें डैनिश जो चरित्र हैं या जो आद्य डैनिश है, भारतीय जो डेनमार्क में ही बचपन जिन्होंने बिताया, जैसे लिंडा या सुरेश, तो लिंडा तो है ही डैनिश और सुरेश जो हैं वो छोटी उम्र में वहाँ जाके प्रैक्टिकली डैनिश हो गए, वो बीच में फंसे हुए हैं। लिंडा तो पूरी डैनिश है, सुरेश आधे भारतीय, उनके अंदर कुछ अंश उनके माँ बाप ने भरे हुए हैं कि तुम भारतीय हो। तो एक तो यह है कि उस संस्कृति का अगर जो हम अपनी संस्कृति से तुलना करते हैं, तो चाहे यौन संबंध की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, संतान की बात हो, उनका बहुत ही इतना उदार है कि कोई नियम ही नहीं है पश्चिम में। और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मैं कहूँगा परंपरा है कि बच्चे शादी के अंदर होने चाहिए, शादी से पहले यौन संबंध नहीं होने चाहिए। ये जो संस्कृति है ना, अब समाज में जो भी ढांचा बना हुआ है संस्कृति का या समाज का, वो परिवार पर है, परिवार पर निर्भर करता है। अगर जो हम समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से कहें, और जो परिवार है वो विवाह पर निर्भर है। विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ एक सेक्रेमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो हमारे यहाँ जो विवाह है वो एक सेक्रेमेंट है, वो ऊपर बनता है उसमें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा तो आदर्श तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसका व्यवहारिक तौर पर आप देखें, शांडिल्य परिवार भारतीय संस्कृति के बड़े पुरोधा वहाँ पर वो लगे कि हमें इसको आगे बढ़ाना और हमारे बच्चों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन शांडिल्य जी का अपना चरित्र देख लीजिए, शांडिल्य जी का अपना चरित्र देख लीजिए, ठीक है, सुरेश का देख लीजिए। तो अगर जो हम ये कहें कि लिंडा भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से लिंडा एक चरित्रहीन महिला है, मान ले जाए, मैं नहीं कह रहा हूं वो है, लेकिन उसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी की कोई कमी नहीं है। और हमारी संस्कृति बड़ी महान है। इसके बारे में पश्चिम की दानिश संस्कृति और इसके बाद में आप करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह आप इसको लाई हैं। और मैं इस बात से आपको बधाई देना चाहता हूं लेखक को कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट जीवन नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, कहीं भी जीवन है ही नहीं। ठीक है, किताब में किसी वैदिक नियम में तो हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन तो कहीं ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे भी है, कहीं ब्लैक भी है, कहीं। तो ये बहुत अच्छा आपका वो है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छी विवेचना की है। आपने जो उपन्यास का जो आत्मा होती है उसको पकड़ लिया। यहाँ पर सही है, मैंने बाहर के जो लोग हैं, लिंडा है वो पूरी ईमानदार है। वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उनकी संस्कृति बहुत स्वच्छंद है, खुली है। अगर हम ये कहें वहाँ नियम नहीं है, ये बात गलत होगी। वहाँ भी नियम है, ठीक है, वहाँ भी कमिटमेंट्स है। उसमें भी वो कहते हैं कि वहाँ पर टीनेजर उसमें मतलब सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाती है। वहाँ माता पिता उनको बताते हैं प्रोटेक्शन क्या है। और वो मेरी जैसे कुलीग है, उसका लड़का जब 16-17 साल का हुआ, वो डेटिंग कर रहा था, वो उसके पेरेंट्स से मिली, उनको सारी सेक्स एजुकेशन दी, स्कूलों में दी जाती है। तुम्हें एक ही पार्टनर से कमिटेड रहना है।
तो ये सब, और अगर आपको अलग होना है, वो बहुत ईमानदार होते हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो वो बता देते हैं और दूसरे पार्टनर की पूरी हेल्प करते हैं। तो वहाँ भी नियम है उनकी संस्कृति में, हाँ वो खुली और वो ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा, मैं वहाँ इतने सालों से रह रही हूँ, तो मैं अब ये महसूस कर रही हूँ कि हाँ वो सब जो हम अंतर है, मतलब हमारी संस्कृतियों में अंतर से ज़्यादा समानता है, और उनके भी कुछ नियम है, हमारे भी कुछ नियम है, और बेसिकली जो है डीप डाउन जो ह्यूमन बीइंग से वी आर द सेम। ये सब ये जो है ये इंसान के बनाए हुए हैं, मनुष्य निर्मित है भाई हमारा ये ऐसा ढांचा। उन्होंने क्या किया, ये मैं एक बात से उनकी बहुत अधिक प्रभावित रहती हूँ। उनको मालूम है कि डेटिंग जो है वहाँ किशोर अवस्था से डेटिंग शुरू हो जाती है, और बिना शादी के वो साथ रहते हैं, और वहाँ बिना शादी के बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन फिर समाज की मान्यता है, कानून की मान्यता है, तो जब सामाजिक मान्यता है, कानूनी मान्यता है, तो फिर बच्चा तो इलीगल हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने अपने सारे नियम बना रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, पर ईमान, सबसे बड़ी बात रिश्तों में ईमानदारी है। वो भले ही उदासीन इंडिफरेंट हो सकते हैं, पर वहाँ के लोग खतरनाक नहीं होते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। सुरेश और शांडिल्य परिवार की बात हो रही थी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चरित्र सुरेश का है, सुरेश का और शांडिल्य जी का भी। कि सुरेश एक बार पहले लिंडा से परेशान है, तलाक की बात भी कर लेता है। विपुल और अतुल जो उसके बच्चे हैं वो बिना पिता के नहीं रह पाते। फिर दिल्ली में दूसरी कुसुम के साथ शादी करके, और उसके साथ जो मानसिक त्रास है, तो इसमें शांडिल्य परिवार और सुरेश, इनका भी दोष नहीं है क्या? कॉम्प्लिकेटेड चरित्र है पूरा का पूरा, कि दोनों महिलाओं के साथ, चाहे लिंडा है और चाहे कुसुम है, कि कुसुम के साथ दूसरा विवाह करना, उसका भी बच्चा होना, उसे उपेक्षा सहना, फिर ठेठ देसी औरतों की तरह उनकी लड़ाइयाँ, कि जाकर आधी रात को वो कर रही है, एक दूसरे चाटा मार रही, लिंडा भी सुरेश को अदरवाइज कुछ भी बोल रही है। तो इस प्रकार से चरित्रों का उपन्यास इसी प्रकार चरित्रों से उभरता है। इसमें दोनों नहीं, उसमें सजीवता आई है, परंतु इतना कॉम्प्लिकेटेड सभी पात्रों में अगर कॉम्प्लिकेटेड चरित्र सुरेश का है। माता पिता भी दुखी हैं और दो पत्नियां भी दुखी हैं उसके कारण, क्योंकि एक जगह कहीं आपने लिखा है कि कोई भी बच्चा पिता के बगैर नहीं रहना चाहता, तो पिता की उसकी आवश्यकता है, उसने तलाक दे दिया, बच्चे अकेले रह गए, माँ के पास रहे, पिता के पास रहे, ये बात। और फिर कुसुम का बच्चा वो उपेक्षा सहता है। इस आपने देखी होगी, यथार्थ को प्रस्तुत किया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? शांडिल्य को दोषी मानेंगे क्यों? उसके तो उन्होंने कुसुम को धोखा देके दूसरा विवाह किया, उसको कह रही है अरे तू तो कृष्ण का नहीं आया है, तू संसार का सबसे सुंदर बच्चा मानता है, तू दुखी मत हो। ये माता पिता का मोह कहेंगे या क्या कहेंगे इनको? जैसा कि रतुड़ी जी ने पहले कहा कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, काफ़ी स्याह पक्ष होते हैं। और जितने भी मेरी अभी तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जितने भी मैं कईयों की आवाज़ बनी हूँ, और कईयों सारे जिसमें जो एपिसोड्स है वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जो सुरेश है वो लिंडा के प्रति, लिंडा उसे छोड़ती है, सुरेश नहीं छोड़ता। वो अपने कलह के बीच, अपने कन्फ्लिक्ट्स के बीच भी वो लिंडा के साथ रहना चाहता था। लिंडा उसको छोड़ती है, पर लिंडा बाद में महसूस करती है कि जो उसके प्रति आक्रोश था वो सुपरफिशियल था। और यहाँ पर मैं एक ऑस्ट्रेलियन लेडी जो डेनमार्क में रहती है, और वो मेरे स्कूल, उसकी बेटी को मैं पढ़ाती थी, तो उन्होंने ये अंग्रेजी में भी छपी है ये पुस्तक, सेम पुस्तक विच इज़ इंग्लिश, ये अंग्रेज़ी में है, मूलतः हिंदी में लिखी गई, उसके पश्चात इसका अंग्रेजी रूपांतरण हुआ जो आपने स्वयं किया है। लेखक ने स्वयं अंग्रेजी में भी इस पुस्तक को किया, तो जो अंग्रेजी पढ़ना चाहें वो इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन इवोना है उनका नाम, और उनके हस्बैंड इंडियन है। और वो उन्होंने कहा लिंडा में मैं अपने को पाती हूँ। उन्होंने कहा मेरे पति के बीच में तलाक की नौबत आई, कई बार हमने डिस्कस किया, पर जो लिंडा की स्थिति है कि डीप डाउन मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। उनको ये उपन्यास इतना अधिक पसंद आया कि 11 प्रतियाँ उन्होंने मुझसे खरीदी इससे। हाँ, तो सुरेश जो है वो क्या है,
सुरेश पर क्या कमी है कि वो, जैसे अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे अपने बच्चों का एक स्टेटमेंट देना चाहूँगी। अभी रिसेंट मेरे जब लड़की का 25वां जन्मदिन था, उसने कहा मम्मी डेनमार्क में इंडियन बनकर रेज होना हमारे लिए आसान नहीं था। तो ये वाक्य बहुत कुछ कहता है। सुरेश जो है वो, या तो देखो जो सुरेश का बड़ा भाई है वो तो अपने इंडियननेस को पूरा उसने अपना लिया है, उसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। पर सुरेश कशमकश की स्थिति में है, उसमें थोड़ी हीन भावना भी है अपनी इंडियननेस को लेकर, उसमें हीन भावना भी, तो इसलिए वो जो है और वो उसके परिणाम भुगता है। सुरेश के चरित्र के बारे में आदरणीय सुधा रानी मैडम ने सवाल पूछा आपसे, तो एक तो मतलब समाज शास्त्र में एक सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, जैसे बोलते हैं एनोमी, कि पुरानी जो संस्कृतियां हैं वो तो बदल रही हैं और नई संस्कृति अभी इवॉल्व नहीं हो पा रही, इसके बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है। तो सुरेश जो हैं वो छोटी उम्र में डेनमार्क चले गए, वहाँ की संस्कृति, यहाँ की पूरा जीवन एक प्रकार से डेनमार्क में बिता रहे हैं, घर में भारत की संस्कृति चल रही है, तो उसका जो परिणाम है वो सुरेश हैं, चरित्र जो हैं। अब आपने उसको बहुत अच्छा उसका जो चरित्र उकेरा है कि उनका कोई स्वाभिमान उतना मजबूत नहीं है, स्वाभिमान उतना मजबूत नहीं है, एक साथ दो महिलाओं के साथ संबंध रखता है और एक प्रकार से मजबूर, अपने पर कोई कंट्रोल या कहिए अपने उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो अगर जो देखें किसी भी, चाहे भारतीय संस्कृति के तौर से देखें तो गलत है, अगर जो डेनमार्क की जो संस्कृति भिन्न है जिसमें ईमानदारी का प्रेषण ज़्यादा है मेरे ख्याल से, उस हिसाब से भी देखें तो वो झूठ बोल रहा था बीच में, तो दोनों तरीके से वो गलत था। लेकिन जैसा अभी आपने भी कहा और मैंने भी उसका महसूस किया कि जीवन में ब्लैक एंड वाइट तो कुछ है नहीं, तो किसी में कोई कमी है तो कोई अच्छाई भी है। अच्छाई है कि वो आखिर में अपनी किडनी दे देता है, अपनी किडनी दे देता है, और मरते हुए जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद वो किडनी डोनेट हो जाती हैं और उन्हीं के परिवार में चली जाती हैं किडनी। और डेनिश अमेरिकन है वो, डेनिश ही है, हाँ, डेनिश को हुई। तो एक बहुत, मैं कहूँगा एक कहानी की जो संरचना है, उसका जो विजन है आपका एज अ राइटर, वो बहुत बड़ा यहाँ हो जाता है, इसलिए कि सतही तौर पर मानवों में जो फर्क है, नस्लों का, खान पान का, संस्कृति का बहुत फर्क है, लेकिन मूलतः जो प्रकृति है उसमें सब एक है। भारतीय की किडनी एक डेनमार्क वाले को मिल गई और वो चल गई, काम आ गया। तो फाउंडेशन तो मानव की सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो ये सोशल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से मनुष्य कंट्रोल अपना खो रहा है या बन रहा है, जो भी है। तो ये बहुत अच्छा, मैं कहूँगा। एक चीज़ मुझे, दो प्रश्न पूछने हैं आपसे। एक तो क्या स्मिता भट्ट आप हैं? उसमें स्मिता भट्ट के जरिए मैंने डेनमार्क में अपने मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है। हाँ, क्या स्मिता भट्ट आप हैं? आप कह सकते मैं हूँ। वाह, क्या बात है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा भारतीय जो डायस्पोरा डेनमार्क में है या अमेरिका में है या वाइट कंट्रीज में है, उनका एक ये बात तो सही है कि यहाँ से छठे एक युग था, मैं कहूँगा सन 50-60 का, कुछ हद तक 70 का दशक जो था, जिस दौरान ब्लू कॉलर वाले ज़्यादा लोग गए भारत के, और फिर लेट 60s अर्ली 70s से खास तौर से अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा वाइट कॉलर वाले टॉप लोग गए। आज भी हम लोग सब वाकिफ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी एथनिक ग्रुप की है तो वो भारतीयों की है अमेरिका में। तो आज वो एक प्रकार से छवि चेंज हो रही है। जो पहले था कि पहले दरवाजे बंद कर लेते थे कि भाई ये
पंजाब से डालडा का टीन लेके पहुंच रहा है वहाँ, हाँ, वो अब फर्क है। लेकिन आज भी जब ये बहुत बड़ी भारतीयों की एक प्रकार से बौद्धिक, मैं कहूँगा एक पूंजी है वहाँ, जिसका सब लोग जिसको एक्नॉलेज करते हैं, पहचानते हैं, पहचान बन गई है। आप अगर जो देखेंगी उसमें, आपने ही उसमें कहा रीना का एक जो दूसरा वाला लवर है, राधेश 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 राधेश, तो राधेश दक्षिणी है, तो उसकी जो वो क्या कहती हैं, घर वाले क्या कहते हैं कि काला कलूटा है, काला कलूटा है। तो जो चीज़ वो स्वयं महसूस करते हैं, जिसके वो विक्टिम हैं, उसको वो तब तो विक्टिम के तौर पे देखते हैं, लेकिन अनायास बिना जाने हुए वो स्वयं उसको कैरी कर रहे हैं। डेनमार्क जाने से पहले मैं मुंबई में 10 साल रही और वहाँ भी मैंने अध्यापन किया। जब अब मैं बताती हूँ कि जब मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया और वहाँ की प्रिंसिपल ने बस एक ही चीज़ मेरे से पूछी, गढ़वाली हो? तो पता चला कि वो चंडीगढ़ की थी और उन्होंने मुझे एकदम से जॉब दे दिया। तो उन्होंने कि वहाँ पर नॉर्थ इंडियन है तो वो नॉर्थ इंडियन टीचर्स को लेंगे, अगर साउथ इंडियन प्रिंसिपल है तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते थे। पर आखिरकार तो आपका अध्यापन कैसा है वो आप तभी वहाँ टिक सकते हो। लेकिन क्या है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी है। हमें मेरे स्कूल में जो एक इंडियन स्टूडेंट्स है उनका एक विजिबल क्राउड है, बहुत सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो सारे टीचर से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। और मुझे कई टीचर्स ने कहा कि इंडियंस का जो ब्रेन है बहुत अच्छा होता है, तो हमें ये सुनकर अच्छा लगता है। और इंटरनेशनल डे में जो हमारा इंडियन फूड स्टॉल सबसे बड़ा लगता है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। मेरी आयरिश कोलीग, अमेरिकन कोलीग, उन्होंने कहा अर्चना जो ये पुस्तक इसमें हम भी अपने को रिलेट कर पाते हैं। एक बात मैं कहूँगी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, कितने ही विकसित देश में चले जाए, सुख की गारंटी कहीं नहीं है। एक आखिरी सवाल नायिका के बारे में पूछूंगी। रीना का भटकाव अंत तक चलता है और वो लिखती है, बीच में एक जगह लिखती है कि वो चिड़चिड़ी अविवाहित लड़की का मुझे बहुत बड़ी बात है, सुख दुख की बात कही आपने अपने चिड़चिड़ी अविवाहित लड़की का परिचय दीजिए। वहाँ पर डेनमार्क में कई रीनाएँ हैं, एक नहीं, मैंने काफ़ी शोध किया, कईयों के इंटरव्यू लिए और वहाँ आज भी है जो वहाँ अविवाहित है, उनमें कोई कमी नहीं, अच्छा कैरियर है, पढ़ी लिखी है। उन्होंने ये मेरे से कहा कि दो चीज़ें हैं, एक तो वो, और उनको डेनिश युवकों से भी शादी करने को पूरी छूट थी माता पिता द्वारा। वो कह रहे इतना कल्चरल डिफरेंस था कि वो नहीं उनके साथ एडजस्ट कर पाई और साथ में वो अपने भारतीयों के से भी मिली, डेटिंग करी, वो नहीं निभा पाई और वो अविवाहित रह गई है। ये समस्या है डेनमार्क में जीवन साथी खोजने की, क्योंकि जो भारत से पढ़े लिखे युवक है वो डेनमार्क ऐसा केवल शादी कराकर नहीं आना चाहते, उनको रोज़गार चाहिए, वहाँ भाषा डेनिश है। तो ये बहुत बड़ी, जो लड़के हैं उनके लिए तो भाई लड़कियाँ आ जाती है भारत से, लेकिन जो लड़कियाँ हैं, पढ़े लिखे लड़के ऐसे नहीं आना चाहते, उनको वहाँ पर एक अपना ठोस रोज़गार चाहिए। तो वहाँ पर कई लड़कियाँ हैं जो अभी 50s में है, 40s में है, वो अविवाहित रह गई हैं। अब हम चाहेंगे कि यहाँ प्रबुद्ध जो सभी लोग बैठे हैं, अरे बिल्कुल स्वागत है आपका। अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, बिल्कुल शॉर्टकट रखूँगी कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि इंडिया का यशोगान कर रहे थे, लेकिन जब मैं किताब पढ़ती हूँ तो मैं खो जाती हूँ। और ये किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी सुधा जी से लेके, तो उसके बाद फिर दोबारा पढ़ी और फिर कुछ पैराग्राफ्स को फिर पढ़ा। आपने 85 पेज पर लिखा है कि हम विदेशियों ने, सुनिएगा ध्यान से, हम विदेशियों ने डेनमार्क को सजीव बनाया, सक्रिय बनाया। पहले तक तो दुनिया के लोग जानते नहीं थे कि दुनिया के लक्ष्य में डेनमार्क कोई देश है। फिर थोड़े मैंने शब्द छोड़ दिए हैं। फिर आपने लिखा कि इन्हें रेड लाइट पर भी सड़क पार करने नहीं आती थी, सरकार की पूरा टैक्स भरते थे। हमने यहाँ आकर
आप सुनिए ध्यान से, ये मैंने देखिए चालाकियाँ कि सिखाई। हमने यहाँ आकर इन्हें चालाकियाँ सिखाई, दांव पेच सिखाए, इन्हें स्मार्ट बनाया और अब ये हमें ही नहीं चाहते। उसके बाद फिर 42 पेज पर लिखती हैं कि ये गोरे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, हमारी बहुत तरह अच्छे, बहुत अच्छे। बातों को बहुत उलझाकर सुंदर। नहीं रखते। बहुत सुंदर। क्योंकि हम भारतीय तो उलझा देते हैं। Beautiful insight। और हम आज भी गौरव के गुलाम हैं कि हम अभी भी उनको झूठ नहीं बोलते कि पॉलिटिक पे बदले को है। तो इससे आपका क्या अभिप्राय है? क्या भारतीय सचमुच ऐसा करते हैं? और एक प्रश्न और है, 218 पर आपने लिखा कि कमला अपनी बेटी से बोली कि पहली बात हमारा संपूर्ण अधिकार किसी पर नहीं, हमारे अपने बच्चों पर भी नहीं, और दूसरी बात, जिन्हें हम जितना प्यार करते हैं वो हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं। तो क्या ये कहना सबके लिए उपयुक्त होगा? जो कमला इस उपन्यास में कह रही है वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, और मैंने उनसे परमिशन लेकर उनका स्टेटमेंट एज इट इज़ नावल पर लिख दिया है। और वास्तव में इमिग्रेंट्स ने डेनमार्क को बहुत सजीव बनाया, लाइवली बनाया। डेनमार्क ही नहीं, आप इंडियंस ने कनाडा को काफ़ी जो है सजीव बनाया। जब हम 27 साल पहले नए नए जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो संडे था, कोई भी फेस्टिवल होता था, हमें इतना अजीब लगा। हमारे तो दिवाली आती तो सड़कों पर इतनी रौनक छा जाती है, वहाँ दिवाली वाले, वहाँ पर क्रिसमस वाले दिन, ईस्टर वाले दिन पूरा सन्नाटा, लोग अपने घरों में कैद। जो दुकानें वहाँ पर दूध या ब्रेड या ग्रोसरी की खुली रहती थी वो केवल इमिग्रेंट्स के लिए खुली रहती थी। जो वहाँ के पिजेरिया है, छोटे छोटे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट है, जहाँ की डेनमार्क की युवा पीढ़ी जिनके पास उतने पैसे नहीं होते जो अपने उसके लिए खुराक के लिए, अपने भूख के लिए टिके, वो सब इमिग्रेंट चला रहे हैं। तो इमिग्रेंट्स ने काफ़ी डेनमार्क को नहीं, बाहर के मुल्कों को बहुत अधिक सजीव बनाया, व्यापकता प्रदान की। और जो ये स्टेटमेंट डॉली जी ने कहा है, ये तो मैंने एज इट इज़ शुभ सरीन जी का स्टेटमेंट डाल दिया। यहाँ पर यह भी जिक्र करना चाहूँगी कि शुभ सरीन जी की दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी, और उन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हुआ, एक 22 साल के डेनिश लड़के की एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, उसकी किडनी मुझे मिली। तो मैंने वो चीज़ इस उपन्यास में सुरेश के माध्यम से प्रस्तुत कर दी कि हम बहुत रंग भेद की बात करते हैं, हम बहुत कहते हैं हम अलग है, लेकिन हमारे अंदर तो सारे जो हमारे ऑर्गन्स है वो तो सेम है। बहुत सुंदर, बहुत गजब का स्टेटमेंट है, वंडरफुल। ये जो उपन्यास है इसका महाकाव्यात्मक करियर, बहुत और बढ़िया, इतने पात्र हैं, इतनी घटनाएं हैं बहुत बड़ा। कि उनको फिर एक मुख्य कथा में पिरोना बहुत कठिन काम है। बहुत बढ़िया। आदरणीय रत्न जी ने कहा कि हर घटना और हर पात्र कहीं न कहीं फिर आगे जुड़ता, वो फालतू नहीं है, वो एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं। तो ये एक शिल्प की मजबूती, और जो इसकी थीम है, इसका तथ्य है, वो इतना जटिल है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई बहुत बढ़िया मिठाई खाकर आपको मिठाई वाह, के बहुत अच्छे, गुण बताने लगूं, बहुत अच्छे, आपको वो मिठाई खुद बहुत सुंदर। खानी पड़ेगी, तब आप उसका एहसास प्राप्त करेंगे। आइए कंचन जी। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जो भी आप चर्चा रही, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो एज अ राइटर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपके अनुसार हम जो पाठक हैं वो आपके इस नॉवेल से क्या टेक अवे लेके जा सकते हैं? थैंक यू सो आओ, मच। बैठो बैठो, शाबाश, बहुत अच्छा। कि वहाँ के जो सत्यकेतु जी हैं डीन, उन्होंने कहा इसमें आपके जो सारे प्रवासी तत्व हैं इसमें सारे मौजूद है। इसमें बहुत सारे चरित्र हैं, रीना की कश्मकश, और इसमें कैसे गोविंद सांडलिया एक ब्लू कॉलर वर्कर बनकर वहाँ एडजस्ट होते हैं। स्मिता भट्ट एक पढ़ी लिखी लड़की, उसके अपने स्ट्रगल्स है। डॉक्टर देव जो पढ़े अकेडमिशियन है, उनके अपने स्ट्रगल्स है। और सुरेश एक डेनिश लेडी से शादी करता है तो उसके अपने स्ट्रगल्स है। इसी में मैं ऐड करता हूँ, जो आपके लेखक ने जो कहा उसी में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। जो सवाल आपने पूछा है
यद्यपि ये विषय भारतीय प्रवासियों के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन ये जो विषय है वेयर डू आई बिलोंग, ये भारतीयों तक सीमित नहीं है, ये विश्व में मानव की खोज है। ये अगर जो हम ये देखें कि मनुष्य एक्चुअली में पैदा होने से मृत्यु तक करता क्या, वो सबसे बड़ा उसकी खोज ये है कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ में सबसे पहले वेयर डू आई बिलोंग, अल्टीमेटली उसका आंसर तो वही है ना। तो ये सारे संसार विश्वव्यापी है। अभी मैंने 2 नॉवल जो बताए थे, पैसेज टू इंडिया, वो ग्रेट E.M. फॉस्टर ने लिखा, वो भी यही विषय है। V.S. नायपाल का जो विषय है वो भी यही विषय है। तो ये भारतीयों के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन ये टेकअवे तो मूल बेसिक मानव की जो खोज है उसकी बुनियाद पर ये प्रश्न है। सबको नमस्कार। मैं 2-1 चीज़ें, बहुत अच्छा उपन्यास है, 2 बार पढ़ा और अच्छा लगा। बहुत जस्टिफाइड तरीके से आपने लिखा है, यानी कहीं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आप इसे क्वेश्चन मत समझिए, मेरी जिज्ञासा समझिए कि मुझे कुछ, जैसे गोविंद प्रकाश हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ क्या नहीं करते। बहुत अच्छे। करणीय अकरणीय शांडिल्य शांडिल्य सरनेम, और वहाँ जाके क्या क्या करते हैं। कुलीन आदमी है, तथाकथित। किंतु इसके बावजूद वो कहते हैं यहाँ घृणा, नफरत, असंतोष, आक्रोश, पक्षपात व स्पर्धा नहीं थी, कहीं भी कुछ अशोभन व अन्यायपूर्ण नहीं लगता था। अब ये बात अलग है कि सुधा, सुभाष और सुरेश 11, 6 व 2 साल के, यानी सुरेश 2 साल का है जब वहाँ गया है, और डेनिश संस्कृति से अनुकूलन नहीं कर पाया। अच्छा, एक चीज़ और, पृष्ठ 28 पर लिंडा के अपने पहले प्रेमी से, यानी वो उसे भुला नहीं पाई है, तो सुरेश के साथ रहते हुए मार्टिन, वो उसकी तरफ मार्टिन, उसका अट्रैक्शन बड़ा ही हुआ है। तो वो इससे कह के कि आज मैं अकेले घूमने जाऊंगी, और जाना इसको वहीं है, तो वो जल्दी जल्दी काम निपटाती है, जैसे हमारे यहाँ भी औरतें करती हैं। जिस दिन थोड़ी परमिशन लेनी होती है, थोड़ी छूट लेनी होती है, तो उस दिन वो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। तो लिंडा भी एक्टिव हो जाती है, सारे काम करती है। तो वो लेटा हुआ, सुरेश लेटा हुआ है, कहता है आज वह, लेखिका लिखती हैं कि आज वह अपने घर में स्वयं को असली मर्द महसूस कर रहा है। वाह, क्या बात है। तो इसका मतलब ये विश्वव्यापी। हाँ। अच्छा, चाय बनाना, बच्चों के लिए दूध नाश्ता बनाना, सब लिंडा की जिम्मेदारी थी। वह सोफे पर पसर कर अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा। भाई, जो 2 साल का बच्चा गया है, डेनमार्क में परवरिश हो रही है, लेकिन वो किंतु अपने परिवार की जो जकड़न है, छूटी नहीं, उस जकड़न से वो मुक्त नहीं हो पाया है। मैं नहीं बहुत समझती अच्छे, कि वहाँ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इतना ज्यादा कोई ऐसा अधिकार है, तो ठीक है, नहीं बन रही है, अलग हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर से भारतीय पति कहीं नहीं गया है। जीन के द्वारा भारतीय पति इसके अंदर प्रविष्ट हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुंदर ऑब्जर्वेशन। विद्या मैम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, अभी ये हुआ कि वहाँ बड़ी ईमानदारी है। निसंदेह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, यूरोपियंस का भी अच्छा है। लेकिन अभी शशि थरूर जी ने पुस्तक लिखी थी और इसमें जो आंकड़े उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे कि 1760 में जब औरंगजेब गए, विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% भारत में था, और यूरोप में अभी चाहे वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच थी, क्यों आए हुए इतना ड्रेन ऑफ वेल्थ। अभी तक यहाँ का सोना वहाँ की करेंसी चेस्ट में पड़ा हुआ है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ लत लगाई बेईमानी की, चाहे पोर्तुगीज थे चाहे फ्रेंच थे। और फिर E.M. फॉस्टर लिखते हैं पैसेज टू इंडिया, ये क्यों नहीं लिखते कि 1947 में इस देश को सारा कंगाल बना के हो गए। तो ये ईमानदारी तो नहीं है। विश्व राजनीति में भी देखो, तेल हमसे खरीदो, CNG हमसे खरीदो, इस युद्ध में जाओ, तो ठीक है, वो कंट्री फर्स्ट हर किसी का होता है। दूसरा,
हमारी संस्कृति इतनी विराट है, उसने न उपनिवेश बनाए कहीं, न कहीं उसने कन्वर्जन किया। जहां भी गए वो अच्छी छाप छोड़ के और हृदय जीत के आए। बहुत अच्छे। रेसिज्म की बात आती है, नस्ल भेद हमारे यहाँ है ही नहीं। जाति व्यवस्था जो भी है उसको कोई वो सरकारी नीति नहीं है, वो लोगों का नीति है, उसे डिस्करेज करते हैं। अपार्थाइड किसका था? गोरों का था। मार्टिन लूथर का संघर्ष कहाँ का था? गोरों का था। लैटिन अमेरिका किसने किया? यूरोप ने किया। और फिर वो बोलते हैं कि नस्ल भेद है। तो इएन फॉस्टर का है, चाहे नीरज सिंह राय चौधरी का है, नायपाल भी अपने को पहले सर वो एरिया ऑफ डार्कनेस में वो गोरखपुर में अपने ननिहाल उठोते हैं सर, विलेजेज ऑफ चौबीस में सर। और फिर उस गोरखपुर से महाराजगंज भी बन गया है, आजमगढ़ भी बन गया, तो उतने गांवों में जाते हैं कि चौबे लोग कहाँ रहते थे। तो कहने का मतलब है कि संस्कृति सबकी अपनी है, आत्मसम्मान अपना है, और अगर आर्थिक मापदंड ही प्रगति का तरक्की का हो तो हमने तो किसी का लिया नहीं कभी। मसाले के पीछे आप आए, सलीब लेके आए, आप कन्वर्जन लेके आए, फिर उसके बाद मनमानी, मतलब सर 200-250 साल में बिल्कुल खस्ता हाल करके चले गए देश को। 50 साल के बाद फिर आप तरक्की की राह देख रहे हैं, 5वीं इकोनॉमी बन गए, 3री भी बन जाएंगे। तो सर इतना सा मेरा होता है। बहुत अच्छा, इसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंगस मैडिसन एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने विश्व की जीडीपी की स्टडी करी है, जो क्लासिकल स्टडी मानी जाती है। जब से आदम जाति है ही है इस संसार में, चीन और भारत 50% से अधिक जीडीपी विश्व की इकोनॉमी का हमेशा रहा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत विशेष तौर से, चीन भी कुछ हद तक, क्योंकि कॉन्कर हो गए। एक ये भी एक विडंबना है समाज की, या मैं कहूँगा सभ्यता की, कि जितना ज़्यादा सभ्य देश या संस्कृति होती है उतनी अहिंसक हो जाती है, और जितनी अहिंसक हो जाती है उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, वो एक तरीके से उसकी युद्ध करने की क्षमता कम हो जाती है, युद्ध करने की क्षमता कम हो जाती है। तो रोमन्स को गॉथिक जर्मेनिक ट्राइब्स ने कॉन्कर किया, रोमन एम्पायर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इसी प्रकार जो है अभी बात हो रही है डैनिश वगैरह की, वाइकिंग्स वहाँ आ जाते थे, जो जंगली थे वो इंग्लैंड को कॉन्कर कर रहे थे, और हमारे यहाँ भी वही हुआ। तो जब आप अपनी सत्ता अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो आप गरीब तो हो ही जाएंगे। ये बात अपनी जगह है कि आज फिर से हम उस इकोनॉमी के रास्ते पे जा रहे हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन संस्कृति का, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारी जो भी कमियां रही हों, सभ्यता का जो मूल मैं कहूँगा एक क्वालिफिकेशन है वो है हिंसा। हम विश्व में, भारतीय संस्कृति ने दूसरे देशों पर आक्रमण करने की संस्कृति नहीं रखी, हमेशा कॉन्कर होते रहे, लेकिन कॉन्कर नहीं किया। अब कॉन्कर भले ही ना हो, कम से कम अपने आप को रक्षा अपनी कर सकें। आखिरी प्रश्न, उसके बाद फिर हम लोग आज के इस सभा को यहीं समाप्त करेंगे। कृपया आदरणीय हमारी अनुराधा जुगरण जी। प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ फुलवारी के दौरान जो हमने अभी चर्चा सुनी उसका ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने बुक तो अमेज़ॉन से बुक कराई थी पर वो टाइम पे नहीं मिल पाई, सो मैं पढ़ नहीं पाई। पर इतनी फुलवारी में इतनी गहन चर्चा होती है कि इवन अगर आप उस बुक को ना पढ़ पाओ तो जो मैं सोच रही थी वो एग्जैक्टली वही निकल रहा है। सो ये फुलवारी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आम पाठक से शायद कुछ इवॉल्व, हमारा भी कुछ बुद्धि हो रही है और हम चीज़ों को समझने में थोड़ा सक्षम हो रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा, मैं कहूँगा लेखक के लिए एक बार ज़रा अच्छी सी ताली बजाइए। बहुत शानदार मैं कहूँगा ये उपन्यास था। अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वक्तव्य दिए हैं, पर जो खुशी और जो संतोष मुझे अपने मूल शहर देहरादून और मेरे प्रिय शहर देहरादून में अपने निकटतम पारिवारिक जनों के बीच जो मिल रहा है वो इससे पहले कहीं नहीं मिला। इसके लिए मैं आदरणीय अनिल रतूड़ी जी, राधा रतूड़ी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी।
मेरे पाठक अक्सर मेरे से पूछते हैं क्या तुम्हारा देहरादून से कुछ संबंध है, क्योंकि मेरी रचनाओं में देहरादून का उल्लेख बार बार होता है। तो मैं उनसे कहती हूँ इस शहर ने मेरे लेखन को गति दी, गहराई दी और सजीवता प्रदान की। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अर्चना जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि देहरादून की बात ही कुछ खास है, और इसीलिए ये फुलवारी भी देहरादून में ही खिली है। और यहाँ पर आप सब लोग यहाँ आते हैं इतने सुंदर सुंदर फूलों की तरह, और इस फुलवारी को हर महीने आप लोग आके महकाते हैं, और उसके लिए मेरा बस यही मुझे बस धन्यवाद देना है आप सबको। और इतनी रोचक आज की चर्चा है कि अभी हम लोग 2 घंटे और इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। आपने जो ईमानदारी से लिखा है उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। आपके लेखन में इतनी ज़्यादा ईमानदारी है, आप कभी भी मतलब यू डोंट मिन्स वर्ड्स, यू से इट एज इट इज़, एंड दिस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी इन अ राइटर। बहुत ही ईमानदारी से आपने लिखा है, और बहुत आपके जो रिलेशनशिप्स का जो डिस्क्रिप्शन है, एक मानव से दूसरे मानव का जो रिश्ता है, वो इतने अच्छे से आपने पूरा ताना बाना इस पुस्तक में बुना है। इस पे तो बहुत चर्चा हो गई है। हमारा जो सिविलाइजेशन है ये एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, लगभग 5000 साल से ये एक कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन भारत में चल रहा है। तो ओल्ड सिविलाइजेशन की अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ओल्ड सिविलाइजेशन का कुछ बैगेज भी होता है, जो बैगेज हम लोग कैरी कर रहे हैं। उसी बैगेज में हमारी जाति व्यवस्था आ जाती है, उसी बैगेज में हमारी पेट्रियार्की है, उसी में जो महिलाओं की स्थिति जो आपने कही, ये सब चीज़ें एक ओल्ड सिविलाइजेशन का बैगेज है। वेराज डेनमार्क इज़ अ कंपैरेटिवली वेरी न्यू सिविलाइजेशन। तो हमें लगता है ये भी एक फ़र्क है जो आपने बहुत अच्छे से अपनी पुस्तक में दिखा है। तो पुनः आप सबको यहाँ आने के लिए, और इतनी गर्मी में उमस भरी इस शाम में आप सब लोग बैठे रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।